एवरीवन, सो दिस इज़ खुशी और आज हम लोग अपने एक्ट का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कमिश्नर पावर्स एंड फंक्शंस। अपील वाला आई डील इन द नेक्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले हमारा सेक्शन है सेक्शन 19, रेफरेंस टू कमिश्नर। रेफरेंस टू कमिश्नर मतलब कोई पर्टिकुलर केस कमिश्नर के पास कब जाएगा। तो इफ़ एनी क्वेश्चन अराइजेज इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट एज टू द liability of any person to pay compensation, including any question as to whether a person injured is or is not an employee, or as to the amount of duration of compensation, including any question as to the nature or extent of disablement, the question shall in default of agreement be settled by commissioner। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी इस एक्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर प्रोसीडिंग में अगर कुछ क्वेश्चंस उठते हैं विथ रेफरेंस टू किससे रिलेटेड, लाइबिलिटी से, जो पर्सन कंपनसेशन पे कर रहा है उसकी लाइबिलिटी से रिलेटेड, या इस फैक्ट से रिलेटेड कि जो पर्सन इंजर्ड है वो एम्प्लॉय है या नहीं है, या फिर नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉय है या नहीं है, या तो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन या ड्यूरेशन ऑफ कंपनसेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट, नेचर क्या है आपके डिसेबलमेंट का, या उसका एक्सटेंट क्या है डिसेबलमेंट का। तो अगर इनके रेफरेंस में कोई अग्रीमेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है तो ये सारे क्वेश्चंस कौन डिसाइड करता है, कमिश्नर। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं यहाँ पे फिर से देखते हैं। लाइबिलिटी ऑफ पर्सन हु हैज़ टू पे कंपनसेशन, जो पर्सन इंजर हुआ है वो एम्प्लॉय है या नहीं है, अमाउंट और ड्यूरेशन ऑफ कंपनसेशन, और आखिरी में नेचर और एक्सटेंट ऑफ डिसेबलमेंट। ये सारे क्वेश्चंस कमिश्नर डिसाइड करता है in absence of agreement. Okay, next, no civil court shall have jurisdiction to settle, decide or deal with any question which is or by under this act required to be settled, decided or deal by a commissioner, or to enforce any liability incurred under this act। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि इस एक्ट में दी गई है कि वो कमिश्नर के द्वारा सेटल होगी, डिसाइड होगी या डील होगी, तो उसको कमिश्नर ही डील करेगा। किसी और कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो उसको सेटल, डिसाइड या डील करे। ओके, ये सेक्शन हो गया। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं कि इनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा और कौन करेगा और कौन एलिजिबल होगा अपॉइंटमेंट के लिए एज अ कमिश्नर। ओके, Section 20, Appointment of Commissioners. The state government may by notification in the official gazette। तो कौन अपॉइंट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। कैसे, बाय नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन हमेशा किस में रहती है, ऑफिशियल गैजेट में रहती है। अब देखो क्वालिफिकेशन क्या क्या है। पहला, हु इज़ और हैज़ बिन अ मेंबर ऑफ अ स्टेट जुडिशियल सर्विस फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 5 years। तो पहला, कोई ऐसा मेंबर ऑफ स्टेट जुडिशियल सर्विस, ओके, जो एटलीस्ट 5 years तक जिसने सर्व किया हो, जो कि मेंबर रहा हो 5 years तक, और हैज़ बीन फॉर नॉट लेस देन 5 years एन एडवोकेट और अ प्लीडर। या तो 5 years का उसके पास एक्सपीरियंस हो एज एन एडवोकेट या प्लीडर, और इज़ और हैज़ बीन अ गेजेटेड ऑफिसर फॉर नॉट लेस देन 5 years, having educational qualifications and experience in personal management, human resource development and industrial relations। तो नेक्स्ट क्या है, गेजेटेड ऑफिसर। फाइव ईयर्स तक गेजेटेड ऑफिसर रहा हो। ओके, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या दी हुई है, किस चीज़ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए, पर्सनल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट और इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ओके, ये 3 चीज़ में एक्सपीरियंस होना चाहिए या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। Appoint any person to be commissioner for workman compensation for such area as may be notified in the
इनमें से कोई एक पर्सन को स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गेजेट। ओके, ये तुम्हारी क्वालिफिकेशंस हो गई। और कौन अपॉइंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। When more than one commissioner had been appointed for any area, the state government may by general or special order regulate the distribution of business between them। अब देखो, जब कोई एक होगा कमिश्नर तब तो सिंपल सी बात है, सारा इस यही रेगुलेट करेगा बिजनेस। बट अगर एक से ज़्यादा है तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि हाँ, आप इन चीज़ों से डील करो, आप इन चीज़ों से डील करोगे। ओके, Next, any commissioner may, for the purpose of deciding any matter referred to him for decision under this act, choose one or more persons possessing special knowledge of any matter relevant to the matter under inquiry to assist him इन होल्डिंग द इंक्वायरी। इसमें ये लिखा हुआ है कि कमिश्नर को अगर लगता है कि उसको ज़रूरत है डिसीजन लेने के लिए कोई एक पर्सन पोजेसिंग स्पेशल नॉलेज, तो वो उसको चूज़ कर सकता है। ओके, तो कमिश्नर क्या कर सकता है? चूज़ कर सकता है एक या एक से ज़्यादा पर्सन को, एक या तो एक से ज़्यादा पर्सन को, अगर उसे लगता है कि और इस पर्सन के पास स्पेशल नॉलेज है जिसकी उसको ज़रूरत है इस किसी पर्टिकुलर मैटर में। ओके, ताकि वो असिस्ट कर पाए इसको इंक्वायरी करने में कमिश्नर को। एवरी कमिश्नर शैल बी डीम टू बी अ पब्लिक सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ आईपीसी। हर जो कमिश्नर है यहाँ पे अपॉइंटेड है बाय स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन, उसको पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया जाएगा आईपीसी की। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कहाँ पे होगी प्रोसीडिंग्स, वेन्यू क्या होगा प्रोसीडिंग का, और किस मैटर्स में रेफरेंस ट्रांसफ़र हो सकता है। ओके, सेक्शन 21 डील्स विथ वेन्यू of proceedings and transfer. Where any matter is under this act to be done by or before a commissioner, the same shall subject to the provision of this act and to any rules made thereunder be done by or before the commissioner for the area in which। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्या कहते हैं, जब कमिश्नर के सामने कोई मैटर आता है तो क्या कहते हैं, कहाँ पे उनकी जुरिस्डिक्शन क्या होती है, इसके बारे में बात कर रहा है, कमिश्नर की जुरिस्डिक्शन के बारे में। ओके, वो जगह जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था। नेक्स्ट, अगर डेथ हुई है तो और डिपेंडेंट क्लेम कर रहा है कंपनसेशन, तो जहाँ पे डिपेंडेंट ऑर्डिनरली रिसाइड करता है वहाँ पे। और लास्ट में द एम्प्लॉयर हैज़ इज रजिस्टर्ड ऑफिस, उस जगह पे जहाँ पे एम्प्लॉयर का रजिस्टर्ड ऑफिस हो। तो कमिश्नर का जुरिस्डिक्शन कहाँ गया? 3 जगह है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे अगर एम्प्लॉय की डेथ हो गई है तो डिपेंडेंट का ऑर्डिनरी रेसिडेंस है वहाँ पे, और लास्ट जहाँ एम्प्लॉयर का रजिस्टर्ड ऑफिस है। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक्सेप्शन लिखा हुआ है कि प्रोवाइडेड दैट नो मैटर शैल बी प्रोसेस बिफोर or by any commissioner other than the commissioner having jurisdiction over the area in which the accident took place without his giving notice in the manner prescribed by the central government to the commissioner having jurisdiction over the area and the state government concerned। तो इसमें क्या, इसमें ये लिखा हुआ है कि जिसका jurisdiction है, जिस कमिश्नर का jurisdiction है वही इस मैटर से डील करेगा। बट अगर कोई और कमिश्नर इस मैटर से डील कर रहा है other than the commissioner having over the area in which the accident took place without his giving notice, तो इसको नोटिस देना पड़ेगा जिसका मैनर गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, किसे? उस कमिश्नर को जिसका जुरिस्डिक्शन है उस जगह पे। ओके, तो स्टेट गवर्नमेंट ने किसी कमिश्नर को इस पर्टिकुलर एरिया का जुरिस्डिक्शन दिया कि आप मान लो एरिया है एक्स, इस एरिया का आपके पास जुरिस्डिक्शन है। अगर किसी और कमिश्नर को इस मैटर से डील करना है एक्स एरिया के मैटर से, तो पहले इसे नोटिस देनी पड़ेगी इस कमिश्नर को जिसका मैनर प्रिस्क्राइब्ड है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द एम्प्लॉय बीइंग द मास्टर ऑफ अ शिप, सीमैन और कैप्टन और अ मेंबर ऑफ द क्रू ऑफ एन एयरक्राफ्ट और इन अ मोटर व्हीकल और अ कंपनी meets with the accident outside India, कहाँ है? outside India, any such matter may be done by or before a commissioner for the area in which the owner or agent of the ship, aircraft or motor vehicle resides or carries on business or the registered office of the company is situated। तो यहाँ पे क्या लिखा है?
तो शिप के रेफरेंस में दिया हुआ है कि अगर उसका मास्टर था शिप का, या सीमैन था, या कोई एयरक्राफ्ट था, उसका कैप्टन या मेंबर था, या कोई मोटर व्हीकल था, उसमें एम्प्लॉय था, या किसी कंपनी में एम्प्लॉय था, अगर ये सारे इनका एक्सीडेंट हो गया आउटसाइड इंडिया, तो किस कमिश्नर के पास जुरिस्डिक्शन होगा? इस केस में जो शिफ्ट है, एयरक्राफ्ट है या मोटर व्हीकल है, इसके जो एजेंट या ओनर हैं वो जहाँ पे रिसाइड करते हैं या बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, वो एरिया जिस कमिश्नर के अंडर आता है उसके पास जुरिस्डिक्शन होगी। नेक्स्ट, अगर कोई कंपनी है तो इसका जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, इस एरिया के का जुरिस्डिक्शन जिस कमिश्नर के पास आता है उसके पास ये मैटर्स को डील करने की अथॉरिटी है। ओके। 1A, if a commissioner other than the commissioner with whom any money has been deposited under Section 8 proceeds with the matter under this Act, the former may, for the proper disposal of the matter, call for transfer of any records of money remaining with the latter, and on receipt of such a request he shall comply with the same. तो इसमें सेक्शन 8 में याद है क्या होता था? सेक्शन 8 में डिपॉजिट करता था एम्प्लॉयर कमिश्नर को जो कंपनसेशन होती थी वो। मान लो किसी एक पर्टिकुलर एरिया के कमिश्नर के पास आपने सबमिट कर दिया, बट ये केस लेटर ऑन कोई और कमिश्नर डील करता है। ठीक, क्या लिखा है? इफ अ कमिश्नर अदर देन द कमिश्नर विथ whom any money has been deposited under section 8 proceeds with the matter under this act, तो ये जो फॉर्मर वाला था जिसके पास आपने पैसे जमा किए थे, may for the proper disposal of the matter call for transfer of any records or money remaining with the latter, and on receipt of such a request he shall comply with the same. तो ये जो है ये इनसे बोलेगा कि आप जो है ट्रांसफ़र कर दो कोई भी रिकॉर्ड्स या मनी, ओके, विथ रेफरेंस टू दैट केस। और ये उस रिक्वेस्ट को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, फॉर्मर में फॉर द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द मैटर कॉल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनी रिकॉर्ड्स ऑफ मनी रिमेनिंग विद द लैटर। ठीक, अब इसको रिसिप्ट मिल गया इस चीज़ का, एंड ऑन रिसिप्ट ऑफ सच रिक्वेस्ट ही शैल कंप्लाई विद द सेम। तो ये रिसिप्ट मिलने पे ये जो भी रिकॉर्ड्स है और मनी है इनको भेज देगा जो अब डील कर रहे हैं इस मैटर से। ओके, सब क्लॉज 2 देखते हैं। If a commissioner is satisfied that any matter arising out of any proceedings pending before him can be more conveniently dealt by any other commissioner, whether in the same state or not, he may, subject to the rules made under this act, order such matter to be transferred to such commissioner either for report or for disposal, and if he does so, shall forthwith transfer to such other commissioner all documents relevant for the decision of such matter, and where the matter is transferred for disposal shall also transferred in the prescribed manner any money remaining in his hand or invested by his for the benefit of any party to the proceedings. तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर कमिश्नर को ऐसा लगता है कि कोई और कमिश्नर इस मैटर को ज़्यादा अच्छे से डील कर सकता है, भले वो सेम स्टेट का हो या डिफरेंट स्टेट का हो, तो ये मैटर वो उसको ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक, किस चीज़ के लिए ट्रांसफ़र कर सकता है? या तो रिपोर्ट के लिए या तो डिस्पोजल के लिए। रिपोर्ट में उसको इस कमिश्नर को इन्हें रिपोर्ट बैक करना पड़ेगा, बट डिस्पोजल में यही डिस्पोज ऑफ कर देंगे सुन के जो भी मैटर है उसे। अब रिपोर्ट के रेफरेंस में मैटर वापस आ रहा है तो सिर्फ ये डॉक्यूमेंट अपना भेजेंगे, बट इन केस ऑफ डिस्पोजल वहीं पे डिस्पोज हो जाएगा, इसलिए डॉक्यूमेंट प्लस मनी दोनों सेंड कर रहे हैं। ओके, यही लिखा हुआ है सेक्शन में। नेक्स्ट, provided that the commissioner shall not, where any party to the proceeding has appeared before him, make any order of transfer relating to the distribution among dependents of a lump sum without giving, वही नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल कि आपके सामने जो पार्टीज़ हैं आप उनको अपॉर्चुनिटी दोगे ऑफ बीइंग हर्ड। नेक्स्ट, द कमिश्नर हु
to whom any matter is transferred shall, subject to the rules made under this act, inquire thereinto, and if the matter was transferred for report, return his report thereon, or if the matter was transferred for disposal continue the proceedings as if they had originally commenced before him. तो देखो इस कमिश्नर को लगा कि पर्टिकुलर दूसरे स्टेट के या मेरे ही स्टेट के कोई और कमिश्नर इस मैटर से ज़्यादा अच्छे से डील कर सकते हैं, तो इन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया. अब ट्रांसफ़र ये दो पर्पज़ के लिए कर सकते हैं, या तो रिपोर्ट के लिए या तो डिस्पोजल के लिए. तो इन दोनों ही मैटर्स में ये इंक्वायर कर सकते हैं. ठीक. और अगर रिपोर्ट है तो इसको रिटर्न भी करना होगा इनको, और अगर डिस्पोजल है तो ये कंटिन्यू करेंगे प्रोसीडिंग्स एज इफ़ कि ये प्रोसीडिंग्स इन्हीं के सामने ही स्टार्ट हुई थी. ठीक. तो कमिश्नर को ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्या हो रहा है, ये कमिश्नर इनको ट्रांसफ़र कर रहा है. अगर रिपोर्ट के लिए ट्रांसफ़र कर रहा है तो ये अपनी इंक्वायरी करेंगे और रिपोर्ट वापस रिटर्न कर देंगे. बट अगर डिस्पोजल के लिए कर रहा है तो ये इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे प्रोसीडिंग्स एज इफ़ कि प्रोसीडिंग्स इन्हीं के सामने ओरिजिनली कमेंस हुई थी. ओके. क्लॉज 4. On receipt of a report from a commissioner to whom any matter has been transferred for report under subsection 2, the commissioner by whom it was referred shall decide the matter referred in conformity with such report. तो ये कमिश्नर था, इसे लगा कि ट्रांसफ़र कर देना चाहिए केस, क्योंकि कोई और कमिश्नर इस पर्टिकुलर मैटर में ज़्यादा अच्छे से डील कर सकता है. अब ट्रांसफ़र ये कर सकता है फॉर डिस्पोजल और फॉर रिपोर्ट. और मान लो इसने रिपोर्ट के लिए ट्रांसफ़र किया था ये मैटर. ठीक. अब ये रिपोर्ट इन्होंने रिटर्न कर दी. तो अब जो ये मैटर डिसाइड करेंगे वो इन रेफरेंस टू दैट रिपोर्ट करेंगे. ठीक है, ये दिया हुआ है. नेक्स्ट, द स्टेट गवर्नमेंट में ट्रांसफ़र एनी मैटर फ्रॉम एनी कमिश्नर अपॉइंटेड बाय इट टू एनी अदर कमिश्नर अपॉइंटेड बाय इट. तो इसमें सिंपली यही लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो एक से ज़्यादा इन्होंने अपॉइंट किया है कमिश्नर. ठीक है, वन और मोर का ऑप्शन था अपॉइंटमेंट में. मान लो एक से ज़्यादा इन्होंने अपॉइंट किया तो ये एक पर्टिकुलर कमिश्नर से दूसरे कमिश्नर को ट्रांसफ़र कर सकती है कोई केस. Next is section 22, form of application. Where an accident occurs in respect of which liability to pay compensation under this act arises, a claim for compensation may subject to the provision of the act be made before the commissioner. तो यही लिखा हुआ है इसमें कि अगर कोई एक्सीडेंट अकर होता है जहाँ पे कंपनसेशन, लाइबिलिटी टू पे कंपनसेशन अराइज होती है, तो ये क्लेम जो है आप किसके सामने करेंगे, कमिश्नर के सामने. ओके. नेक्स्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1, नो एप्लीकेशन फॉर द सेटलमेंट ऑफ एनी मैटर बाय कमिश्नर अदर देन ऑन application by a dependent or dependents for compensation shall be made unless and until such question has arisen between the party in connection therewith which they have been unable to settle by an agreement. देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो क्लेम का आप क्लेम कर रहे हो कमिश्नर के सामने, वो कौन करेगा, वो सिर्फ डिपेंडेंट कर सकते हैं. ओके. और कुछ सिचुएशंस में पार्टीज़ भी कर सकती हैं, बट सिर्फ तब जब इनके बीच का डिस्प्यूट अग्रीमेंट से सेटल नहीं हो पा रहा. तो इसमें सिंपली यही लिखा हुआ है कि कमिश्नर के सामने सिर्फ वही मैटर्स आएंगे जिसमें डिपेंडेंट्स क्लेम कर रहे हो, बट पार्टीज़ भी इनके सामने क्लेम कर सकती हैं, इनके सामने आ सकती हैं, एप्लीकेशन दे सकती हैं जब कोई क्वेश्चन अराइज होता है, until some question arises between the parties in connection therewith which they have been unable to settle by agreement. जो agreement से settle नहीं हो पा रहा है तब वो कमिश्नर के पास आ सकते. ओके. नेक्स्ट, an application to a commissioner may be made in such form and shall be accompanied by such fee as may be prescribed and shall contain in addition to any particulars which may be prescribed the following particulars namely. तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो आप application दे रहे हो कमिश्नर को, इसका फॉर्म प्लस फीस गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी, प्रिस्क्राइब करेगी, और इसके जो पर्टिकुलर्स हैं इस एप्लीकेशन के कि इसमें क्या क्या लिखा होगा वो मिनिमम कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये पर्टिकुलर्स रहेंगे, उसके अलावा कुछ एडिशनल पर्टिकुलर्स भी गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकती है. ओके. तो फर्स्ट है इसमें a concise statement of the circumstances in which the application is made and the relief or order which the applicant claims. तो पहला क्या है, circumstances जिसमें application बनाए गए थे,
एप्लीकेशन दिए गए थे, दूसरा जो भी रिलीफ या ऑर्डर आप क्लेम कर रहे हो वो। नेक्स्ट, इन द केस ऑफ अ क्लेम फॉर कंपनसेशन अगेंस्ट एन एम्प्लॉयर, डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस of the accident on the employer, and if such notice has not been served or has not been served in due time, the reason for such omission। तो या देखो नोटिस या तो सर्व होगी या तो सर्व नहीं होगी। अगर नोटिस सर्व हो रही है तो या तो प्रॉपर टाइम पे होगी या तो प्रॉपर टाइम पे नहीं होगी। तो अगर नोटिस प्रॉपर टाइम पे हुई थी तो डेट ऑफ सर्विस आप बताएंगे, अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं हुई थी या नोटिस सर्व नहीं हुई थी तो इन दोनों के रीज़न बताएंगे फॉर सच ओमिशन। ओके, नेक्स्ट, नेम प्लस एड्रेस ऑफ द पार्टीज। Except in the case of an application by dependent for compensation, a concise statement of the matters on which agreement has and of those on which agreement has not been come to। तो कमिश्नर के पास कौन से मैटर आते हैं? जो अप्लीकेशन बाय डिपेंडेंट्स अप्लीकेशन देते हैं वो मैटर्स आते हैं, बट कुछ मैटर्स वो भी होते हैं जो पार्टीज़ के मैटर होते हैं वो भी आते हैं। तब कब आते हैं? जब पार्टीज़ अग्रीमेंट पे नहीं आ पाती हैं। तो अब आपको कमिश्नर को बताना पड़ेगा कि कौन से ऐसे मैटर्स हैं, स्टेटमेंट आपको देनी पड़ेगी मैटर्स के बारे में कि जिसमें अग्रीमेंट हुआ है या जिसमें अग्रीमेंट नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट, इफ़ the applicant is illiterate or any other reason is unable to furnish the required information in writing, the application shall, if the applicant so desires, be prepared under the direction of the commissioner। तो अगर जो applicant है उसे नहीं आता है पढ़ना लिखना, illiterate है या फिर किसी और वजह से information को writing में नहीं दे सकता है, तो कमिश्नर इंश्योर करेगा कि, और अगर अप्लीकेंट ऐसा चाहता है तो अप्लीकेशन कमिश्नर के डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होगा। ओके, वो इंश्योर करेगा कि एप्लीकेशन प्रॉपरली बने। Next, power of commissioner to require further deposits in cases of fatal accidents. Where any sum has been deposited by an employer as a compensation payable in respect of an employee whose injury has resulted in death, and in the opinion of the commissioner such sum is insufficient, the commissioner may, by notice in writing stating his reasons, call upon the employer to show cause why he should not make a further deposit within such time as may be stated in the notice। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो एम्प्लॉयर है उसने कुछ सम डिपॉजिट किया है किससे? डिपेंडेंट्स ऑफ एम्प्लॉय जिसकी डेथ हो गई है, बट कमिश्नर को ऐसा लगता है कि ये जो सम है ये इनसफिशिएंट है। तो कमिश्नर जो है वो नोटिस देगा इन राइटिंग जिसमें इसने रीज़न्स लिखे होंगे कि क्यों इसे लगता है कि सम इनसफिशिएंट है। ये नोटिस भेजेगा किसको? एम्प्लॉयर को नोटिस भेजेगा कि आप शो कॉज करो। शो कॉज मतलब आके मेरे को एक्सप्लेन करो कि क्यों मैं आपको ऑर्डर ना दूं कि आप ज़्यादा अमाउंट डिपॉजिट करो। ओके, टू शो कॉज why he should not make a further deposit within such time as may be stated in the notice। okay, next, अब कमिश्नर ने इनको बोला कि तुम आके शो कॉज करो, बट ये फेल हो गए कमिश्नर को शो कॉज करने के लिए। ओके, इफ़ द एम्प्लॉयर फेल्स टू शो कॉज टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कमिश्नर मे मेक एन अवार्ड डिटरमाइनिंग द टोटल अमाउंट पेबल एंड रिक्वायरिंग द एम्प्लॉयर टू डिपॉजिट द डेफिशिएंसी। तो अगर ये देखो शो कॉज में अगर ये आ गए और इन्होंने सेटिस्फाई कर दिया कमिश्नर को कि ठीक है ये सिचुएशन है ऐसी ऐसी, इस वजह से ही इज़ नॉट एबल, ही विल नॉट पे, तो अगर कमिश्नर सेटिस्फाइड है तो ठीक है। बट अगर ये अपीयर हुए और वो सेटिस्फाई नहीं कर पाए या तो ये अपीयर नहीं हुए तो उस केस में कमिश्नर जो है एक अवार्ड कर सकता है फर्दर टोटल जो अमाउंट पेबल है उसके लिए। और जो भी डिफरेंस है अभी जो अमाउंट उसने डिपॉजिट किया एम्प्लॉयर ने और टोटल अमाउंट में, उसका जो डेफिशिएंसी है उसे पे करे। ओके, नेक्स्ट इज पावर्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ कमिश्नर। द कमिश्नर शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर CPC 1908 फॉर द पर्पज ऑफ किस लिए? टेकिंग एविडेंस ऑन ओथ, enforcing attendance of witness, compelling production of documents and material objects। ठीक, एंड जो कमिश्नर है उसे डीम किया जाएगा टू बी अ सिविल कोड फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 195 एंड ऑफ चैप्टर 26 ऑफ कोड ऑफ
क्रिमिनल प्रोसीजर। तो इसमें यही लिखा हुआ है कि जो क्या कहते हैं कमिश्नर के पास वो सारी पावर होगी जो सिविल कोर्ट के पास होती है इन पर्पसेस के लिए। पर्पस क्या है? एविडेंस ऑन ओथ लेना, अटेंडेंस इन्फोर्स करवाना और कंपेल करना प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। नेक्स्ट इज सेक्शन 24 अपीयरेंस ऑफ पार्टीज। एनी अपीयरेंस, application or act required to be made or done by any person before or to a commissioner other than an appearance of a party which is required for the purpose of his examination as a witness may be made or done on behalf of such party by a legal practitioner, by an official of an insurance company or a registered trade union, or by inspector appointed under subsection 8 subsection 1 of section 8 of the Factories Act, or under subsection 1 of section 5 of Mines Act, or by any other officer specified by the state government authorized in writing by such person or with the permission of the commissioner any other person so authorized। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि for the purpose of appearance, application or act required to be made or done by a person before a commissioner, ये सारे के ही अपीयरेंस के लिए, एप्लीकेशन के लिए और एक्ट के लिए, इन सब के बिहाफ पे जो जिसे करना है ये अपीयरेंस, एप्लीकेशन या एक्ट किसी पर्सन को करना है तो उसके बिहाफ पे ये सारे लोग कर सकते हो। ओके, कौन कौन? लीगल प्रैक्टिशनर कर सकता है, ऑफिशियल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी कर सकता है, ट्रेड यूनियन कर सकती है, इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 8 फैक्ट्रीज एक्ट और सेक्शन 5 माइंस एक्ट कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऑफिसर अपॉइंटेड है वो, प्लस वो ऑथराइज होना चाहिए इन राइटिंग में, और कोई और अदर पर्सन जो जिसकी परमिशन दे रहा है कमिश्नर। नेक्स्ट, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग एविडेंस। द कमिश्नर शैल मेक अ ब्रीफ मेमोरेंडम of the substance of the evidence of every witness as the examination of the witness proceeds, and such memorandum shall be written and signed by the commissioner with his own hand and shall form part of the record। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कमिश्नर क्या करेगा? एक ब्रीफ मेमोरेंडम बनाएगा, किसका? जो एविडेंस है उसका, एविडेंस ऑफ एवरी विटनेस एज द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस प्रोसीड्स। तो एविडेंसेस का, सारे विटनेसेस जो हैं उनका विटनेस उनका एविडेंस जैसे जैसे एग्जामिनेशन आपका प्रोसीड होगा, और ये जो मेमोरेंडम है ये राइटिंग में होना चाहिए प्लस साइन होना चाहिए बाय द कमिश्नर, और ये रिकॉर्ड का पार्ट होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि अगर कमिश्नर जो है प्रिवेंटेड है फ्रॉम मेकिंग सच मेमोरेंडम ही शैल रिकॉर्ड द रीजंस फॉर हिज, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ना ओन हैंड से, बट अगर वो किसी रीज़न की वजह से खुद से नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा है तो उसे अपने रीजन स्टेट करने पड़ेंगे। एंड शैल कॉज सच मेमोरेंडम टू बी मेड इन राइटिंग फ्रॉम हिज डिक्टेशन, तो वो डिक्टेशन देगा और वो इंश्योर करेगा कि वो मेमोरेंडम राइटिंग में हो और साइन करेगा उससे। ओके, और वो वही मेमोरेंडम फॉर्म करेगा पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड। फर्दर लिखा हुआ है कि एविडेंस ऑफ एनी मेडिकल विटनेस शैल बी टेकन डाउन एज नियरली एज मे बी फॉर वर्ड टू वर्ड। तो जो भी मेडिकल विटनेस है उसका एविडेंस वर्ड टू वर्ड, मतलब जो जैसा वो बोल रहा है एग्जैक्टली वैसा ही लिखा रहेगा, जितना उससे उसकी तरह हो सके पॉसिबल उतना ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट, टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटेड टू कंपनसेशन। तो इसमें टाइम लिमिट दी हुई है सेक्शन 25A में, जो है कि 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस एंड इंटीमेट द डिसीजन इन रिस्पेक्ट देयर ऑफ विद इन द सेट पीरियड टू द एम्प्लॉय। तो 3 months के अंदर अंदर आपको डिसीजन लेना है और एम्प्लॉय को नोटिफिकेशन, मतलब ये बताना है, नोटिस देना है कि हाँ ये डिसीजन हो गया। नेक्स्ट 26 में कॉस्ट दिया हुआ है, तो जो भी कॉस्ट होंगे वेदर इंसिडेंटल टू इन एनी प्रोसीडिंग, जो भी इंसिडेंटल है प्रोसीडिंग के, बिफोर अ कमिश्नर शैल सब्जेक्ट टू द रूल्स मेड अंडर बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कमिश्नर। तो कमिश्नर के पास फुल डिस्क्रिप्शन है डिसाइड करने का कि कॉस्ट कैसे, कौन पे करेगा, कितना कॉस्ट पे करना है, एटसेट्रा। नेक्स्ट, पावर टू सबमिट केसेस। अ कमिश्नर में इफ ही थिंक्स फिट सबमिट एनी केस any question of law for the decision of high court and if he does so shall decide the question in conformity with such decision। अगर कमिश्नर को लगता है कि कोई एक मैटर है जिसमें सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ है, ठीक, क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो वो ये पर्टिकुलर मैटर को हाई कोर्ट को भेज सकता है, फिर हाई कोर्ट जो डिसीजन लेगा उसके ही कन्फर्मिटी में, उसके ही साथ वो अपना जो मैटर है वो डिसाइड करेगा। ओके,
Next, registration of agreements where the amount of any lump sum payable as compensation has been settled by agreement, whether by way of redemption of a half monthly payment or otherwise, or where the compensation has been so settled as payable to a woman or person under legal disability. तो दो जगह दी हुई है. तो पहला क्या दिया हुआ है कि compensation जो है, amount of any lump sum payable as compensation has been settled by agreement. जो compensation का जो lump sum है payable, lump sum payable has been settled by agreement, इसे settle किया गया है by way of agreement, वेदर बाई वे ऑफ रिडम्पशन ऑफ या तो हाफ मंथली वेजेस के फॉर्म में, हाफ मंथली पेमेंट के फॉर्म में, या अदरवाइज. पहला ये हो गया. दूसरा, वेयर एनी कंपनसेशन हैज़ बीन सो सेटल्ड एज बीइंग पेबल टू अ वुमेन और अ पर्सन अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी. दूसरा, जो कंपनसेशन है वो सेटल हुआ है फॉर पेमेंट टू अ वुमेन या तो अ पर्सन अंडर अ लीगल डिसेबिलिटी. तो इन दोनों ही केस में a memorandum thereof shall be sent by the employer to the commissioner, who shall, on being satisfied as to his genuineness, record the memorandum in a register in the prescribed manner. तो इस केस में इन दोनों ही जहाँ पे एक कंडीशंस हो, उस केस में मेमोरेंडम सेंड करेगा कौन? एम्प्लॉयर कमिश्नर को, और कमिश्नर इंश्योर करेगा कि क्या कहते हैं ये जेन्युइन हो, ठीक है, लॉफुल हो, और फिर ये मेमोरेंडम को रजिस्टर कर लेगा जो भी प्रिस्क्राइब मैनर है. प्रोवाइडेड दैट नो सच मेमोरेंडम शैल बी रिकॉर्डेड बिफोर 7 days आफ्टर कम्युनिकेशन बाय द कमिश्नर ऑफ नोटिस ऑफ द पार्टीज कंसर्न्ड. तो कमिश्नर ने जब नोटिस दी थी पार्टीज़ को, उसके 7 दिन के पहले नहीं हो सकता ये रिकॉर्ड. ओके. नेक्स्ट, कभी भी रजिस्टर रेटिफाई कर सकता है कमिश्नर. नेक्स्ट लिखा हुआ है कि उनको लगता है कि इसे रजिस्टर नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि जो सम है वो इनएडिक्वेट है, या जो अग्रीमेंट है वो ऑब्टेन हुआ है बाय फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस या एनी अदर इम्प्रॉपर मीन्स. तो वो रिफ्यूज़ कर सकता है टू रिकॉर्ड द मेमोरेंडम and make such order, including an order as to any sum already paid in the agreement as he thinks just in the circumstances. और ऑर्डर कर सकता है विथ रेफरेंस टू, या तो कुछ सम ऑलरेडी पे हो गया है मान लो अग्रीमेंट में, तो उसके रेफरेंस में भी कोई ऑर्डर कर सकता है. ठीक. तो अगर उसको लगता है कि ये जो अग्रीमेंट है उसमें जो सम है वो इनएडिक्वेट है, या तो फिर उसे ऑब्टेन किया गया है बाय फ्रॉड, या फिर कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस या कोई अदर गलत तरीके से इम्प्रॉपर मीन से, तो वो मना कर सकता है, रिफ्यूज़ कर सकता है रजिस्टर करने के लिए, और फर्दर ऑर्डर भी कर सकता है इसके रेफरेंस में जैसा उसको सही लगता है पर्टिकुलर सिचुएशन में. ओके. एन अग्रीमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी इन्फोर्सेबल अंडर दिस एक्ट, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. तो ये दिया हुआ है कि ये ओवरराइड करेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अगर क्या कहते हैं ऊपर जो सबसेक्शन 1 में दिया था अग्रीमेंट वो रजिस्टर हो जाएगा. तो नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ फेलियर ऑफ टू रजिस्टर अग्रीमेंट. वेयर अ मेमोरेंडम ऑफ एनी अग्रीमेंट द रजिस्ट्रेशन ऑफ विच इज़ रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 28 इज़ नॉट सेंट, आपने भेजा ही नहीं कमिश्नर को, द एम्प्लॉयर शैल बी लायबल टू पे द फुल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन विच इज़ लायबल टू पे अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, एंड नॉट विथ स्टैंडिंग anything contained in the provision to subsection 1 of section 4 shall not, unless the commissioner otherwise directs, be entitled to deduct more than half of any amount paid to the employer by way of compensation whether under the agreement or otherwise. तो इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा हुआ है कि आपको सेक्शन 28 इससे ऊपर वाले जो सेक्शन है उसमें रिक्वायर्ड था कि आप कमिश्नर को भेजो जो अग्रीमेंट हुआ है वो, और आप नहीं भेजते हो. ओके. रजिस्ट्रेशन के लिए आप नहीं भेजते हो कमिश्नर को, तो जो एम्प्लॉयर है वो पे करेगा फुल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन. विच ही इज़ लायबल टू पे अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. ओके. और ये इस अमाउंट से डिडक्ट नहीं कर सकता है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ
and notwithstanding anything contained in proviso to subsection 1 of section 4 shall not, unless the commissioner otherwise directs, be entitled to deduct more than half of any amount paid to the employee by way of compensation. तो ये डिडक्ट नहीं कर सकता है कितना, मोर देन हाफ ऑफ अमाउंट पेड टू द एम्प्लॉयर, सॉरी टू द एम्प्लॉय। ओके, तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आई विल डील विद सेक्शन 30 जो कि है अपील। और ये सारे तो इसमें इंपॉर्टेंट नहीं थे, कुछ यू कैन स्किप, बट सिंस सारे ही आते हैं कमिश्नर के अंडर तो मैंने सारे पढ़ा दिए। आई होप इट हेल्प्ड, और अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ डू आस्क मी।